ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम वाला। साथियों, इस क्लास में आप लोगों का जो जीके जीएस से जुड़ा हुआ एमसीक्यू का क्लास चल रहा है, मॉक टेस्ट का, उसका ये पार्ट नंबर 7 है। अब तक 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे सरकारी एग्जाम वाला चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। डेली बेसिस के करंट अफेयर, मॉक टेस्ट और अपने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है टेस्ट देने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने टेस्ट का रिजल्ट भी प्राप्त होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर के लिए भी आप तैयार रहेंगे। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सरकारी एग्जाम वाला को बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देते रहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कादिर बदायूनी। ये क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था उसी से जुड़ा हुआ है, जहां मैंने आपको बताया था कि महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था और उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो अबुल फजल था, फैजी, बदायूनी और नकीब खां। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन याद रखना है, बदायूनी जो है आपका यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो बदायूनी है उसने रामायण का जो है वो अनुवाद किया था और महाभारत में भी इनका नाम आता है, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल भी आता है लेकिन यहाँ पे आप बदायूनी टिक करिएगा। अबू फजल भी कहीं कहीं उत्तर होता है, इसलिए मैंने नाम बोला ना कि किसने किसने किया था। नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल। चूंकि ऑप्शन में पहला बदायूनी है इसलिए हम इसको टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आपको कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, आपको बताना है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति हो रही है। कब हो रही है? 1564 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो है फतेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाने की स्थापना हो रही है। ये कब हो रही है? 1575 में। और इसमें जो है दार्शनिक और धार्मिक विषय थे उन पर वाद विवाद करने के उद्देश्य से किया गया था फतेहपुर सिकरी में। फिर उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, मजहर या फिर इसको बोलते हैं मजहरनामा, ये कब हुआ था? 1579 में। तो अकबर ने जो भी धार्मिक मामले थे उसको अपने हाथों में लेने के लिए मजहरनामा की घोषणा की थी और इसमें हस्ताक्षर बुश ने किया था। ठीक है, उसके बाद दीन-ए इलाही की स्थापना। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इलाही, जिसे दैवी एकेश्वरवाद कहते हैं, यानी दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1582 में। तो कालक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? मेडाइवल आपका खत्म होने वाला है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उत्तर मुगल काल चल रहा है। इसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। आधुनिक इतिहास, जहां पर अंग्रेजों से जुड़े हुए सारी चीजें हम देखेंगे, फिर और भी जो यूरोपीय आए थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। क्या नाम है? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। तो यहां पर एक डच पर्यटक था, इसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण हमें दिया है, उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसमें ये जानकारी हमें मिलती है, उसका नाम है रिमांस्ट्री। ये आपका जो है इसमें जहांगीर के समय की जो भी चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? इन चारों में से आपको बताना है किसका मकबरा जो है वो भारत के बाहर में स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। देखिए, जहांदार शाह, औरंगजेब और हुमायूं का भारत में ही है, लेकिन यहां पर जहांगीर का बाहर में है। जहांगीर का कहां है? भारत में जो है, भारत से बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे सहादरा नामक एक स्थान पर है। कहां पर है? लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है शाहदरा नामक स्थान पर है। और याद रखिएगा, जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो 1627 ईस्वी में हुई थी। कब? 1627। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा जो है किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखना है, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका उत्तर है ए, जहांगीर।
प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसकी जो रचना है वो समुद्रगुप्त के जो सचिव थे हरिशेर, उसने उन्होंने किया था। किसने? हरिशेर ने किया था। और इसमें जो है हमें जो जानकारी मिलती है उसके बारे में अगर बात करें तो जहांगीर का एक लेख और रानी का भी लेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संग भेद रोकने के लिए निर्देश भी इसी में खुदा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और यह ध्यान रखिएगा, पहले ये कौशाम्बी में था, अकबर ने कौशाम्बी से इसको मंगा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, तो पहले ये कौशाम्बी में था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिसे सजदा बोलते हैं उसको समाप्त किया था? सिजदा जो है वो साष्टांग दंडवत प्रमाण जैसा होता था, प्रणाम जैसा होता था। ठीक है, उसको सिजदा बोलते थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है, तो मुगल बादशाह था ये शाहजहां, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन के द्वारा जो प्रथम ईरानी दरबारी रिवाज है सिजदा, उसको शुरू किया गया था, और इसका जो अंत है वो 1636 से 37 के बीच में कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। क्या हो जाएगा? जय सिंह। तो 1665 के शुरुआत में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का, जो उनकी विशाल सेना थी उन शिवाजी का, उसके दमन करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो जय सिंह के नेतृत्व में भेजा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और जय सिंह जो है वो कछवाहा शासक थे, और ये युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे, मतलब ये युद्ध भी करना जानते थे और शांति करना भी जानते थे, बहुत ही ज़्यादा चतुर कूटनीतिज्ञ थे। और उन्होंने ये जान लिया था शुरुआत में ही कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद शिवाजी से उन्होंने संधि कर ली थी। और पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में ही हो रही है, ध्यान रखिएगा, 1665 में पुरंदर की संधि हो रही है। तो कर कौन रहा है? जय सिंह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किसके मतलब एक उनके नेतृत्व में जा रहा है सेना, तो जय सिंह के नेतृत्व में जा रहा है, औरंगजेब ने इनको भेजा था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। क्या उत्तर हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और जामा मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया था, इस किले के बाहर जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह यहां पे उत्तर आपका हो जाएगा। इसे जो है शीर्ष ए अकबर, ठीक है, ये शीर्षक के तहत जो है, मतलब ये भी उपाधि इसको कहा जाता था, दिया गया था, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और इसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो इसी के काल में शाहजादे जो दारा शिकोह था उसने करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, शाह बुलंद इकबाल की पदवी इसको दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है हुमायूं ने किया था, और मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं के ही शासनकाल में पड़ी थी। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4। चलिए तो बताइए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में इन कथनों पर विचार करके सही कूट का आपको उत्तर देना है। कौन सा सही है बताइए? चलिए तो इसका उत्तर पहले जान लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3।
यानी पहला सही है और तीसरा सही है। देखिए मनसब का मतलब क्या होता है, मनसब मतलब श्रेणी या पद होता है। तो मनसबदार मतलब वह अधिकारी जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त होती थी, उसे बोलते थे मनसबदारी। और अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। अब देखिए अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में क्या किया था कि मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों को आरंभ किया था। तो मुगल मनसबदारी में ये तो पहला कथन तो सही हो गया, जात और सवार पद, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे एक चीज पता ही चल गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि सवार जो है, सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था, सिर्फ ये बताता था कि घुड़सवार की संख्या कितनी होती थी। और जात का जो पद होता था वो हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का गोतक होता था, ठीक है। सवार केवल घुड़सवारों के लिए, और जो जात होते थे उसमें हाथी और घोड़े की संख्या जोड़ी जाती थी। ये चीज भी आपको जानकारी में रखना है, जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या था कि मनसबदार में 3 श्रेणी देखी गई थी, 3 वर्ग देखे गए थे। पहली वर्ग में जो है वो मनसब की संख्या के बराबर सवार रखे जाते थे, पहले वर्ग में होता था। दूसरे वर्ग में क्या होता था, जो दूसरा श्रेणी था, उस दूसरे श्रेणी में मनसबदार जो होते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा होता था। मान लीजिए 10 सवार हैं तो मनसब कितना होगा, 5 होगा। तीसरे में क्या होता था, वे मनसबदार होते थे जिनकी संख्या, सवार संख्या मनसब के आधे से भी कम होती थी। मान लीजिए 10 जो है आपका सवार संख्या है तो 3 या 4 आपके होते थे, तो आधे से भी कम मनसब होते थे। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे मनसब का मतलब क्या हो रहा है, पद। मनसबदार का मतलब वह अधिकारी जिसे शाही सेना में पद या फिर श्रेणी प्राप्त होता था, ठीक है। और सवार और जात क्या होते थे, सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को बताता था, और जात जो था, जात का पद वो हाथी और घोड़े की संख्या को बताता था, मतलब कौन सा जानवर है, एक तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। थोड़ा सा यहाँ पे और जान लीजिए एक जानकारी। पहली बात तो ये अनुवांशिक नहीं होता था, ऐसा फिक्स नहीं था कि एक मनसबदार है तो उसका बेटा ही मनसबदार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास सेनाएं मौजूद होते, जिनके पास हाथी घोड़े होते थे, उनको बना दिया जाता था, संख्या में जो होते थे निपुण होते थे। दूसरा बात यह है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनको जो वेतन दिए जाते थे वो नगद या फिर जागीर के रूप में दिए जाते थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था, या तो इनके वेतन नगद होते थे, हाँ, या फिर इनको जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। तो ये ध्यान में आपको रखना है। बताइए इनमें मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। चलिए तो देख लीजिए, सबसे पहले आता है जहांगीर। पहले तो ऑप्शन जान लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी क्या है, 3 2 1 4। सबसे पहले आता है जहांगीर। जहांगीर का समय अगर मैं बोलूं तो 1605 से लेके आपका 1628 तक जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय की बात करें तो 1719 से लेके 1748। फिर आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो ये जो है आपको पता ही है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में अफगान नेता का जो अफगान जो दल था उसका नेता था। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये 1761 हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह द्वितीय जफर भी कहते थे। ये तो आपका 1857 के समय में था, 1837 से 1857 तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि पहले ये आ रहा है, पहले ये जहांगीर आ रहा है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आ रहा है, फिर मोहम्मद शाह अब्दाली आ रहा है, फिर बहादुर शाह। तो 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको दिए गए लोगों के नाम आपके सामने है और इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन और सबसे लास्ट में कौन, कालक्रम के अनुसार कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। चलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। पहले मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए चीजें। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 2 4 1। यानी कि सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर पद्मिनी है। कौन है, पद्मिनी। ये जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी, और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो है राणा रतन की मृत्यु हो गई, और फिर रानी पद्मिनी ने कई अपने जो वहां पर महिलाएं थी उनके साथ जो है जौहर कर लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। जौहर प्रथा जो है वो राजपूतों के द्वारा ही शुरू किया गया था। जब कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो चूंकि अब वो लोग जो उनके पति हैं या फिर जो पुरुष हैं वो मर गए हैं, ठीक है, मतलब वो वीरगति को प्राप्त कर गए हैं, तो होता क्या था कि जो महिलाएं होती थी वो उनको डर रहता था कि कहीं ये जो आक्रमणकारी या बाहरी लोग आ रहे हैं ये हमारे साथ कुछ गलत ना करें, दास बना दें, फिर और भी चीज़ें थी
जो होती थी, तो उससे बचने के लिए वो जौहर कर लेते थे, अपने आप को एक तरह से सती कर लेती थी। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती थी। ठीक है, इसका काफ़ी महत्व था उस समाज में, तो ये ध्यान में रखना है। पद्मिनी यहाँ पे सबसे पहले हैं। उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद आ रही हैं दुर्गावती। दुर्गावती यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे। दुर्गावती जो है वो खास करके गोंडवाना जो है, गोंडवाना का क्षेत्र, वहाँ पे हिंदू राज्य की एक शासिका थी। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और अकबर का जब आक्रमण हुआ था तो वो गिर जाने के बाद, जब मतलब आक्रमण से गिर गई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद नाम आता है ताराबाई का, चौथा ऑप्शन ताराबाई। ताराबाई की अगर हम बात करें तो ताराबाई जो है महाराणा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी, और जब राजा राम की मृत्यु हो गई उसके बाद जो है इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर को संभाला था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई जो है ये मराठा के होलकर वंश की शासिका थी। इनका समय भी मैं बता दे रहा हूँ, 1765 से लेके 1795। और होलकर वंश जो है इंदौर पर काबिज था उस समय, इंदौर के क्षेत्र पर। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो आपको जानकारी मिल गई कौन कब, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, इधर साइड में उनका वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन किस वर्ष जो है मौजूद था। चलिए, तो जान लीजिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। देखिए, हाकिंग्स की बात करें तो हाकिंग्स जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1608 से लेके 1611। टॉमस रो की बात करें तो टॉमस रो जो है यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 1615 से लेके 1619, यानी कि पहला। उसके बाद बात करते हैं मनुची की। मनुची जो है 1653 से 1708, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है राल्फ फिश, ये जो है बचा हुआ आपका ऑप्शन तीसरा, 1585 से 1586। चूंकि मैच करने को दिया है इसलिए आप बता देंगे। क्रम पूछता तो आप बता देते। क्रम क्या होता? सबसे पहले आता राल्फ फिश, उसके बाद कौन आता? उसके बाद आता हाकिंग्स, उसके बाद कौन आता? टॉमस रो, उसके बाद कौन आता? सॉरी, मतलब क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता? मनुची। एक मिनट, मनुची नहीं, सबसे पहले आता राल्फ फिश। उसके बाद कौन आता? उसके बाद जो है हाकिंग्स आता। उसके बाद कौन आता? हाकिंग्स के बाद जो है टॉमस रो आता, और मनुची जो है सबसे लास्ट में। तो ये क्रम होता 1 2 3 और 4। अगर क्रम पूछता आपसे कि सबसे पहले कौन सबसे बाद में कौन, क्योंकि मिलान दिया था तो मैंने बता दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको बताना है कि किसने किस चीज का निर्माण किया था, मिलान करके बताना है। चलिए, तो जान लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने जामा मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर एतमाद उद्दौला का मकबरा। ठीक है, बाबर ने जो है 1528-29 में सैनिकों को नमाज पढ़ने के लिए रोहनखंड में संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन का निर्माण कराया। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे चल के जहांगीरी महल जो है, जब अकबर अपने पुत्र और उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए जो है वो बनवाता है, मतलब एक महल, तो उसी को जहांगीरी महल कहते हैं, और आगरा के किले में बनवाता है, निर्माण करवाता है। उसके बाद आगे चल के जहांगीर के शासनकाल में उसकी पत्नी नूरजहां बेगम ने अपने पिता एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में निर्मित करवाती है। ठीक है, और इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था, और ये पहला भवन है जिसमें पित्रदुरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पित्रदुरा शैली। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास। क्या उत्तर हो जाएगा? रामदास यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथे गुरु थे सिख धर्म में, सिख संप्रदाय में, और रामदास थे चौथे गुरु। इनको जो है मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था, और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई इस भूमि पर अमृतसर का शहर बना हुआ है, और पहले उस शहर को क्या कहते थे? रामदासपुर कहा जाता था। बाद में यहाँ खुदे हुए तालाब पर उसका नाम जो है अमृतसर कहा गया। ठीक है, सरोवर से क्या होता है? सरोवर मतलब एक, क्या कहते हैं उसको? सरोवर एक तालाब को कहते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हालांकि नदी की पर्यायवाची भी होती है, तालाब की पर्यायवाची, सॉरी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड। ठीक है, हेमकुंड नामक स्थान पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, यानी गुरु अर्जन देव और आपका ऑप्शन हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ये दो नाम याद रखिएगा, ठीक है। गुरु अर्जन देव जो है ये 1581 से 1606 ईस्वी तक थे और सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आगे चल के हम बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 सिखों के ये 9वें गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा ये हैं 5th नंबर के गुरु और ये हैं 9th नंबर के गुरु, ठीक है। इनका समय कब है? 1664 से 1675 में, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था 1675 में। अगला क्वेश्चन है, किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव। मैंने आपको बताया ना कि ये सिख के 5वें गुरु थे, ठीक है। 1581 से 1606 ईस्वी तक इनका समय काल था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कितने नंबर के थे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यही जो इन्होंने मदद किया था ना, इसी षड्यंत्र को आरोप लगाकर जो है उन्हें मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है, यही कारण था, उन्होंने जो ये धन और आशीर्वाद दिया था, इसी के कारण जो है कहा गया था कि आप विद्रोह को बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद इनको दंड दिया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये मैं बताऊंगा किन के इनके बीच में था, लेकिन आप बताइए वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे जो है वो काफी बुरी तरीके से पराजित हुए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका नाम था काशीराज पंडित। उन्होंने कहा था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका मेडिवल हिस्ट्री संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्लास एंड हो गया। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, आप डेली बेसिस पर विजिट करें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 7 था, ध्यान में रखिएगा। क्लास डेली बेसिस पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।